नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको काफी समय से सभी टॉपिक वाइज जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे थे, तो ये सभी टॉपिक हम करा चुके हैं। आज हमारा लास्ट वीडियो होगा पूरे कोर्स का और लास्ट पार्ट भी होगा, क्योंकि इसके बाद पूरा कोर्स हमारा समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर का पहला पार्ट देखा था, यदि ना देखा हो साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी बचे हुए जो प्रश्न थे आज के सेकंड पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ये जो चैप्टर है इसके प्रश्न नंबर 26 से। 26 से लेकर 29 तक प्रश्न आपके सबसे पहले रक्त जो है उसकी संरचना, रक्त वर्ग और सावधानियां, रक्त के जो आदान प्रदान में सावधानियां उस पर आधारित है वो देखेंगे। उसके बाद रक्त वर्ग जो है, ब्लड ग्रुप जो है, उस पर आधारित 16 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। प्रश्न कह रहा है कि रक्त का जो सामान्य पीएच होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, वो कितनी होती है। चार यहाँ पर अलग अलग रेंज है, जैसे 7 से 7.2 हो गया, 7.35 से 7.45 हो गया, 8 से 8.5, इसी प्रकार 8.6 जो है उससे 9। बताना आपको है कौन सा जो है इनमें से सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। मैंने बताया भी था 7.4 जो है आपका जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू होती है, तो वही एक रेंज दे रखी है, देखिए जैसे 7.35 से लेकर 7.45। तो पीएच या हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है वो बी वाला ऑप्शन आपका होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की जो है वो होती हैं। गोल होती हैं, या फिर चपटी होती हैं, या फिर अनियमित आकृति की होती हैं, या फिर बेलनाकार होती हैं। पूरी इंफॉर्मेशन इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको दी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में। तो बताइए कि श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की जो है वो होती हैं। आंसर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला यहाँ पर सही होगा। अनियमित आकृति की जो है ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 कि प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त जो कण है उनकी संख्या जो है वो कितनी होती है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। 50 लाख, 50 करोड़, 50 के बाद यहाँ पर 5 लाख आ गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या। आंसर की बात कर लेते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल पहला वाला ही, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। 50 लाख होती है अगर बात करें प्रति घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या या आरबीसी कणों की संख्या। कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो मात्रक है मिलीमीटर की जगह कुछ और चेंज कर दिया जाए, तो वहां पर ध्यान रखिएगा पूछा क्या गया है। 29 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, जो कि जो टॉपिक है इसका लास्ट प्रश्न होगा, और उसके बाद आपके जो प्रश्न है वो रक्त वर्ग पर आधारित स्टार्ट होंगे। बताइए रक्त प्लाज्मा जो है उसका पीएच होता है अल्प अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, या फिर अल्प क्षारीय होता है, या फिर उदासीन होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि पीएच वैल्यू पता है आपको, पीएच वैल्यू में जो स्केल होती है ना उसमें बीच में उदासीन फिर अम्लीय क्षारीय मैंने बताया था ना, तो उसी के आधार पर आपको यहाँ पर प्रकृति भी आप इसकी जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर अल्प क्षारीय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 7 के काफी नजदीक होता है ना 7.4, तो पीएच वैल्यू में इसीलिए क्षारीय में अल्प जुड़ गया है। अगर यही वैल्यू आपकी बहुत आगे होती यानी कि 11-12 के आसपास होती तो आप अल्प वर्ड वहां पर यूज नहीं करते। चलिए देखते हैं हमारा अब टॉपिक इसी के अंतर्गत, जो कि आपका है रक्त वर्ग। रक्त वर्ग में पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, कि खोज करने वाला पहला या प्रथम कौन था। एडवर्ड जेनर,
जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे या फिर ग्रेगर मेंडल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा प्रश्न है, काफी बार पूछा भी जाता है। मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, इसकी खोज करने वाला प्रथम कौन था? आंसर की बात करते हैं तो विलियम हार्वे ने खोज की थी। नाम ध्यान रखिएगा इनका, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु जो है इसमें ए और बी एंटीजन है, और आपको बताना है कि इनके सीरम में कौन से एंटीबॉडीज जो है वो होंगे। नीचे जो है वो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एंटीबॉडी ए, बी, कोई एंटीबॉडी नहीं, या फिर ए और बी दोनों। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है उसको जब ब्लड चढ़ाया जाता है, रक्त चढ़ाते समय सबसे जरूरी ये होता है ये सुनिश्चित करना कि जो दाता है देने वाला उसके रक्त में ऐसे एंटीजन होने चाहिए जो कि प्राप्त करता है, जो भी जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसके प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी से मिलकर रक्त का थक्का ना बना दे। ये सबसे मेन चेक किया जाता है। तो एक पूरे तालिका होती है कि कौन सा किसमें एंटीबॉडी होगा किसमें नहीं, उसी पर बेस्ड ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो कौन सा इनमें से सही होगा, तो आपका कोई एंटीबॉडी नहीं है, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि किसी दूसरे को जब ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि यदि माता पिता में रक्त समूह ए इंटू ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है वो क्या होगा। बताइए इन चार ऑप्शन में से जो है वो कौन सा जो है वो सही होगा। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज होते हैं। जब ए गुणे ए होता है तो वहां पर आपका आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो बच्चों में संभावित जो रक्त समूह होगा वो ए और ओ होगा। और यही चीज ये भी पूछी जाती है असंभावित रक्त समूह बच्चों में, तो ए ओ को छोड़कर जो बाकी बचे कौन कौन से, बी और ए बी, ये असंभावित रक्त समूह बच्चों में आएंगे। अब जैसे ओ गुणे ओ पूछ लिया जाए तो क्या होगा, बच्चों में संभावित जो रक्त समूह होगा वो ओ हो सकता है, और असंभावित में जो है ए, जो बाकी बचा ए बचा, बी बचा और ए बी बचा। इस टाइप से आपका बहुत से अलग अलग पूछे जाते हैं रक्त समूह के हिसाब से। ये ए इंटू ए का मतलब ये है कि जैसे कि माता में ए ब्लड ग्रुप है, पिता में ए है, तो बच्चे में क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो वही एक संभावना बताई जाती है कि ए हो सकता है या ओ हो सकता है, और असंभावित की कौन से नहीं हो सकते वो इसमें बी और ए बी। तो समझ गए कि मल्टीप्लाइड का क्या चक्कर है। और आर एच फैक्टर भी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो 1940 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ये दो नाम देखने को मिलते हैं। इन्होंने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था जिसको हम आर एच फैक्टर कहते हैं, उसको भी बहुत ध्यान रखा जाता है जब ब्लड चढ़ाया जाता है। चौथा प्रश्न है रक्त समूह ओ जो है वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक दाता कहलाता है या फिर सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कहलाता है, दोनों कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही। इन दोनों में यदि आपको कंफ्यूज होती हो तो बहुत ही आसान सी ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। इस ओ को आप थोड़ा सा जीरो समझ लीजिए, जीरो शून्य वाला। ये अगर शून्य किसी भी संख्या को अपना जीरो दे दे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आप देखिए एक के आगे आप लगा देते हैं जीरो तो 10 हो जाता है, और लगा देंगे 100 हो जाएगा। तो वही है, जीरो देने की बात आ रही ना, तो बस देने से ही इसे सार्वजनिक दाता के रूप में आप याद रखिए। वैसे याद होगा काफी बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो सर्वदाता किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो ओ रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है वो किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसीलिए ओ वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वग्राही, तो जो ऊपर निकल गया वो ओ यहाँ पर नहीं होगा, वो ऑप्शन को काट दीजिए। अब इन तीनों में से कौन सा सही होगा ये बताइए। यही दोनों प्रश्न बहुत काफी रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ना ये सर्वग्राही होता है। ए बी रक्त वर्ग वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे कहते हैं सर्वग्राही, और इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट, जैसे वो डोनर होता था। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला छठा प्रश्न कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है पूछा गया है ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता जो है वो कहा जाता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है,
ना तो सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही सार्वभौमिक दाता। मैंने बता भी दिया, देखिए अब आपको खाली यहाँ पर ऑप्शन जो है वो छांटने हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार आगे भी अच्छे से अच्छे हम प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराते रहें। यहाँ पर तो इस वीडियो के साथ कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई नई चीज स्टार्ट की जाएगी जो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करे। तो बात करते हैं, चलिए फिर आंसर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या कि किसी भी वर्ग से रक्त जो है ये ले सकता है। ऊपर मैंने बताया था ना, सर्वग्राही। अगला है प्रश्न 7वां, मनुष्यों में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं, बताइए। ए बी ओ, ABCD, ABKD, RH RD RC। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। AB और O ये जो है मनुष्य में ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। 8वां प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून जो है वो ले सकता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप या O ग्रुप। अब देखिए, एक ही पॉइंट है और उससे कैसे कैसे प्रश्न जो है वो घुमाकर पूछे जा सकते हैं, यही चीज आपको जो है वो समझना है, गलत नहीं करना है। बताइए कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून जो है वो ले सकता है। आंसर की बात करते हैं तो AB ग्रुप जो है इसी को कहते हैं सर्वग्राही, तो ले सकता है इसी में तो आएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन सा रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, ए रक्त वर्ग, बी रक्त वर्ग, AB रक्त वर्ग या फिर O रक्त वर्ग। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से, तो आपका ऑप्शन O रक्त वर्ग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। O ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो सार्वभौमिक दाता जो है वो कहलाता है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन A और B जो है वो होते हैं, परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होते हैं। O, AB, B, A, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताइए कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन A और B होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई जो है वो नहीं होते हैं। आंसर की बात करते हैं, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। तो आपका AB जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कोई एंटीबॉडी तो नहीं होते हैं परंतु एंटीजन A और B जो है वो होते हैं। अगला देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न कि यदि माँ का रक्त समूह B और पिता का A है तो बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या होगा। मैंने अपर मल्टीप्लाई वाला बताया था ना, बस वही चीज पूछा गया है। अब बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, यानी कि B इंटू A, इस टाइप से आपका पूछा गया है। चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन सा इनमें से सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। ए, AB और B, यहाँ पर कॉमा लगेगा क्योंकि A और B दोनों आएंगे, ए के साथ बी और फिर यानी ए अलग है, बी अलग है, ए बी अलग है और ओ अलग है। ये चारों जो है संभावित रक्त समूह में हो सकते हैं यदि माँ का रक्त समूह बी और पिता का ए है। और साथ ही साथ अगर इसमें असंभावित रक्त समूह की बात करें तो आपका कोई नहीं आएगा। तो ये अकेला ऐसा होता है जिसमें असंभावित रक्त समूह में जो है वो नन, कोई भी नहीं आता है, इसलिए ये पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं आपका 12 नंबर की, एक दंपति जिनका रक्त समूह ए बी और ओ है, उसने एक लड़के को गोद लिया, बाद में उनके जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ, तो गोद लिए गए लड़के का रक्त समूह क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए कहानी इतनी घुमाई गई है, पूछा वो ब्लड ग्रुप सही हुआ है, तो ABO कोई नहीं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा उस उनके लड़के का नहीं, गोद लिए गए पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यानी O ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर की, रुधिर वर्ग AB में होता है, कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिरक्षी नहीं, जामन गुण अनुपस्थित या फिर सभी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। रुधिर वर्ग AB में जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर कि जब दोनों जनक रुधिर वर्ग AB के हों तो उनके बच्चों में हो सकता है AB तथा O रुधिर वर्ग, AB तथा AB रुधिर वर्ग, A तथा B रुधिर वर्ग या AB तथा O रुधिर वर्ग।
तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला है, ए बी तथा ए बी रुधिर वर्ग जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का रुधिर वर्ग जो है वो ओ है, तो उसकी माता का रुधिर वर्ग क्या होगा ये पूछा गया है। ए बी ओ या इनमें से कोई नहीं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुल 16 प्रश्न हम आपको कराएंगे और ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है और उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है वो सही होगा। यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो आपका इन किसी भी ऑप्शन में सही नहीं होगा माता का रुधिर वर्ग के संदर्भ में। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले के जितने भी चैप्टर हमने कराए हैं यदि वो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जूनियर सुपर टेट साइंस नाम से बनी हुई है सभी चैप्टर पर आधारित प्रश्न आप वहां से देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न कि यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम डैश भ्रूण होगा। आरएच फैक्टर मैंने इसलिए बता दिया था आपको कि उसके संदर्भ में भी पूछ लिया था। तो बताइए धनात्मक, ऋणात्मक, मृत प्रसव या फिर परिपक्व पूर्व, कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका धनात्मक ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आरएच फैक्टर में ये होता है ना कि जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर पाया जाता है उनका आरएच पॉजिटिव होता है और जिनमें नहीं पाया जाता है उनका जो आरएच फैक्टर या उनका जो रक्त होता है वो आरएच निगेटिव होता है। तो जो रक्त लेते या देते समय क्या किया जाता है, इस आरएच फैक्टर की जांच की जाती है और इसमें जो आर एच प्लस है उसको आर एच माइनस वाला ब्लड दिया जाता है और जो आर एच माइनस वाला है उसको आर एच प्लस का रक्त दिया जाता है। इस चीज का सदैव ध्यान रखा जाता है। अब देखते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जो कि इस चैप्टर से नहीं है, पहले जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं उसी में से ही है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु आपको बताना है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है चांदी। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और यदि प्लेलिस्ट ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।